हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं नन हिंदी, जिस किताब का नाम है किसले। ये किताब कौन पढ़ेगा, किसके लिए है? ये क्लास 10th के लिए है और जो इस बार 2025 में एग्ज़ाम देगा उनके लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में, इस बुक में जो 23 चैप्टर है उनमें से 3 चैप्टर को हम इस वीडियो में करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन। आई होप आप इनसे पहले किसले बुक जो एनसीईआरटी बुक है उनका रीडिंग मार चुके होंगे, उनको आप अपने स्तर से पढ़ चुके होंगे। तब जाकर के यहाँ जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और आपको समझ में भी आएगा और आप हमसे पहले क्वेश्चन का आंसर बता भी दीजिएगा। ये समझिए आपके लिए क्या है, ये टेस्ट के तौर पे हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सर ये क्लास कौन किसके लिए है? तो ये क्लास है जो बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे वो मुस्लिम हैं वही बच्चे के लिए है। अदरवाइज़ जो बच्चे नन मुस्लिम हैं उनको तो गोदली पढ़ना होता है, आपको किसले पढ़ना होता है, ये नन हिंदी के लिए। ठीक है, तो अगर कोई बच्चे होंगे नया, वो सोचेंगे तो हिंदी या 10th क्लास का वो पढ़ लेंगे, तो पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो जो नन मुस्लिम, जो मुस्लिम बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हीं के में से आएगा। फ़िलहाल हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बताइए आपकी किताब में, आपके पाठ्य पुस्तक में तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर क्या है? कविता है, कहानी है, निबंध है, क्या है? तो आपको बताना है क्या है कि सर ये है हमारा क्या, कविता है। क्या है ये, क्या है हमारा? तो कविता है। क्या है? कविता है। क्या है? तो कविता है। क्या है? कविता है। फिर पूछता है कि इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक है शंकर शैलेंद्र जी। कौन है? शंकर शैलेंद्र जी। ठीक है, हम बोल देते हैं, यहाँ थोड़ा लिखने में डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है तू जिंदा है तो कविता में कवि, तू जिंदा है तो कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कर रहा है? कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं? ऑप्शन ए है संगीत, ऑप्शन बी है कष्ट और जुल्म, ऑप्शन सी है नाच गाना और ऑप्शन डी है सुबह और शाम। तो आपको बताना है कष्ट और जुल्म के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है? ऑप्शन ए है कठिनाइयों को भूल कर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, धन प्राप्त करना चाहिए, बड़ा आदमी बनना चाहिए या संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कठिनाइयों को भूल कर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दागिए, ये पंक्ति किस कविता की है? तो बच्चा ये कविता, ये पंक्ति कहाँ की है? तो हम बताएंगे सर ऑप्शन नंबर डी जो आप दिख रहा है हमको वही होगा, तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तू जिंदा है कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? किस पक्ष का वर्णन है? यहाँ साइड में जो 22 लिखा हुआ है इसका मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा हुआ था। ठीक है, और ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ 18 जो लिखा हुआ है ये है 2018 में पूछा था। ठीक है, तो तू जिंदा है कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? निराशकारी, आशावादी, प्रेरणावादी या
साम्यवादी, यानी 4 नंबर का क्या हो जाएगा, तो आशावादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आशावादी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि शैलेंद्र जी तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं, किस लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आज़ादी के लिए, ऑप्शन नंबर बी है जुलूस निकालने के लिए, ऑप्शन सी है धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आज़ादी की प्राप्ति के लिए बात किया जा रहा है। यानी 4 नंबर का क्या हो जाएगा, 5 नंबर क्या हो जाएगा, तो 5 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है स्वराज, क्या है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि स्वराज का अर्थ है, स्वराज का अर्थ होता है ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी आज़ादी, ऑप्शन डी परतंत्र, और ऑप्शन डी जो है हमारा वो है अपना राज्य। यानी स्वराज कहते हैं अपना राज्य को। ठीक है, अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन कि चमन का अर्थ क्या होता है। तो चमन का अर्थ क्या होता है, तो सर चमन का अर्थ फुलवाड़ी होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 7 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। तो यहाँ देखिए 18-19 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सुख, ऑप्शन बी दुख, ऑप्शन सी मुसीबत, और ऑप्शन डी हंसी। तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा, मुसीबत। क्या हो जाएगा, मुसीबत। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने को प्रेरणा देता है। कवि के अनुसार मनुष्य को कैसा जीवन जीने का प्रेरणा देता है, हौसले और उत्साहपूर्ण को, या अतीत को याद कर, या मौत से डर डर कर, या समय का सदुपयोग कर। तो 9 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 9 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी हौसले और उत्साहपूर्ण जीवन जीने का प्रेरणा देता है इस कविता से हमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, 10 नंबर क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है। गहरे जीवन राग का, उत्साह का, गहरे जीवन राग और एवं उत्साह का, या इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गहरे जीवन एवं राग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब ये प्रस्तुत कविता पंक्तियां जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है, इसके कवि कौन है। तो अभी ये तो बोले हैं सर जी आप, क्या ऑप्शन नंबर सी जो है शंकर शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ कविता कौन सा, तो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, उन्हीं से ये पंक्ति लिया गया है। ठीक है, इसके लेखक कौन है, इनके कवि कौन है, तो शंकर शैलेंद्र साहब हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तू, अगला क्वेश्चन है आपका क्या, तू सॉरी हाँ यहाँ पे आएगा। ठीक, थोड़ा गड़बड़ सरबड़ हो जाता है। तू जिंदा है तो जिंदगी की में यकीन कर, किस पे यकीन कर, खाली जगह भरना है। तो आपको तो पता है, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, यानी ये खाली जगह में क्या आ जाएगा, जीत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा कारवां को किसका इंतज़ार है। हमारा कारवां को किसका इंतज़ार है, रास्ते का, समय का, कि मंजिलों का। तो हम बोलेंगे सर मंजिलों का। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना, तो 14 कह रहा है
गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये पंक्ति किस कविता की है? तो सर क्या बात करते हैं, तो घुरा घुरा वह क्वेश्चन लाते हैं, वह क्वेश्चन आ गया तो हम क्या कर सकते हैं। हम आपको कहे ना कि ये क्या है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है, आपको क्लासे में याद हो जाएगा। समझ में आई? आपको घर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम इस क्लास का वन शॉट आपको 23 चैप्टर है ना, 2300 चैप्टर का कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपका नहीं लगता है कि हमें कोई क्वेश्चन छूटने वाला है आपका बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके अलावा व्याकरण है, व्याकरण का भी क्लास हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाले हैं इस चैनल पे। तो इस चैनल पे जुड़ने से बहुत फ़ायदा होने वाला आपको। तो अगर इस चैनल पे अभी आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आपके जैसे साथी अगर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उनको इस तरह का कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो कहिए कि भाई यहाँ एमए पैशन एकेडमी है, वहाँ आके ज्वाइनिंग कर ले। ठीक है, और यहाँ पे फ्री में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस का पीडीएफ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइनिंग हो जाइए और आपको वहां पे ये पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। कह रहा है कि कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? निराशा रहित, घमंडी, या स्वाभिमानी, या आलसी और अमरमन्य। तो 15 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सर 15 नंबर का जो हो जाएगा ना, वो स्वाभिमानी व्यक्ति को जिंदा माना जाता है। निराश है, घमंडी है, ये सब का कोई वैल्यू नहीं है भाई। आपका स्वाभिमान जिंदा होना चाहिए, आपका स्वभाव जिंदा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तू जिंदा है शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो अभी हमने बोला था ना आपको कि इसमें क्वेश्चन पूछने की का जो कैटेगरिया है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है, कैसे कैसे आता है, तो देख लिया ना आप। क्या था हमने अभी क्या बोला था? सर आप तो कविता बोले थे। हाँ बच्चा, कविते होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 18 में पूछा, 21 ने पूछा, 25 नहीं पूछेगा। तू जिंदा है तो कविता के कवि कौन है? तो इसके कौन है सर? तो शंकर शैलेंद्र साहब हैं। ठीक है, चलिए विनाश के बाद क्या होता है? विनाश के बाद क्या होता है? इस कविता के अनुसार नव निर्माण होता है, वध वंश होता है, या निबंध होता है, या साक्षात्कार होता है। तो इसका 18 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सर नव निर्माण होता है। जब निराश के बाद क्या होता है? नव निर्माण होता है। ठीक है, ये 18 क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। तो चैप्टर नंबर 2 जो है, इसका नाम है ईदगाह, जिनके लेखक हैं प्रेमचंद साहब। ये क्या है? तो ये है कविता। कविता है? नहीं नहीं सर, सबको आप कविते बनाते हैं। ये कविता नहीं है, ये है कहानी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है वो लिख ले है। इसमें क्या बड़ी बात है? इसमें लिखल है कि ईदगाह कहानी क्या है? ईदगाह क्या है? कहानी है। किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है? युवावस्था में आप पढ़े हैं बचपन में, छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम क्या होता है? हामिद होता है। तो बचपन के बारे में बताता है। ठीक है, और बचपन में किस तरह का सोच रखता है वो अपने परिवार के लिए, अपनी दादी माँ के लिए, उनके बारे में आता है। ये बचपन के बारे में, बचपन की परिस्थितियों के बारे में बताता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अरे ये तो गोला लग गया। हाँ, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो अब हम लोग आते हैं, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? नाच किया, गाना बजाया, झगड़ा किया, या अपने अपने खिलौने से खेलने लगे? तो क्या करने लगे? तो सब बच्चा अपना अपना खिलौना से खेलने लगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सर 2 का डी हो जाएगा। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुआ था? मलेरिया के कारण, तपेदिक के कारण, या हैजा के कारण, या चेचक के कारण? तो 3 नंबर का हो जाएगा आपका सी, यानी हैजा के कारण उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। ये किसने कहा था?
तो सर ये जो कहा था ना, ये हामिद ने कहा था। क्या कहा था? अपनी दादी अम्मा से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, आप बिल्कुल भी ना डरना। ठीक है। और हामिद को कितना पैसा मिलता है? तो हामिद को मात्र और मात्र कितना पैसा मिलता है? तो मात्र और मात्र 3 पैसा मिलता है, जिससे वो क्या खरीदता है? तो जिससे वो चिमटा खरीदता है। समझ आई? चलिए अगला क्वेश्चन है कि नूरे को किस खिलौना से प्रेम था? नूरे क्या कौन सा खिलौना लेता है वहाँ पे मेला में? वकील लेता है, सिपाही लेता है, या धोबिन लेता है, या साधु लेता है? तो वो क्या लेता है? तो सर वो जो है ना क्या लेता है? वकील लेता है। क्या लेता है वो? वकील लेता है। यानी 6 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 7 नंबर, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? तो ईदगाह के कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र साहब। कौन है? प्रेमचंद्र साहब। ठीक है। चलिए अगला है, ईदगाह कहानी आधारित है, किस पे आधारित है? तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, साहित्य पर आधारित है, राजनीति पर आधारित है, या इतिहास पर आधारित है? तो ये है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रमज़ान कितने दिनों का होता है? तो रमज़ान जो है ना वो 30 या 29 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 30 या 29 दिनों का। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। हामिद कितने साल का बालक था? तो हामिद जो था 3-4 साल का था, 4-5 साल का था, या 6-7 साल का था? कितने साल का था? तो हामिद जो था 4-5 साल का बच्चा था। कितना साल का बच्चा था? 4-5 साल का बच्चा था। कौन? हामिद। ठीक है। बूढ़ी दादी का नाम क्या था? तो बूढ़ी दादी का नाम जो था वो अमीना था। क्या था? अमीना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हामिद ने दादी से क्या कहा था? पहले आऊँगा, बिल्कुल मत डरना। ठीक है। मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था? तो मेले में सम्मी ने क्या खरीदा था? सिपाही, गुजिया, चिमटा, या खंजरी खरीदा था? तो ई खरीदता है खंजरी। क्या खरीदता है? खंजरी खरीदता है। कौन? सम्मी। मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खाता है? रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन, सोहन हलवा, या जलेबियाँ? तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा? रेवड़ियाँ। क्या खरीदता है वो? रेवड़ियाँ खरीदता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो मोहसिन के पास 15 पैसे थे। कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। अगला है कि कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? संपन्न, अभावग्रस्त, तनावग्रस्त, सभी गलत हैं। यानी 16 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जब लोगों को अभाव का ग्रस्त हो जाता है, जब लोगों के पास बहुत सारे सुविधाओं का अभाव हो जाता है, तो लोग, बच्चे के मन में वो सब बातें आ जाती है जो एक बड़े होकर सोचना चाहिए, वो बचपन में ही सोचना स्टार्ट कर देता है। जब उनके पास उतनी सुख सुविधाएं नहीं होती है, तो बच्चे भी बड़ों की तरह, वयस्क इंसान की तरह सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक है। ये कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है। ठीक है। अगला है, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद लाता है? कलम खरीदता है, कढ़ाई खरीदता है, कैंची खरीदता है, या चिमटा खरीदता है? तो तभी से हम बोल रहे हैं कि चिमटा खरीदता है। चिमटा इसलिए खरीदता है क्योंकि दादी को वो देखता है कि रोटी उठाने में, तवे से रोटी निकालने में उनकी उंगलियां जल जाती है। तो उन्हें ये सोचा कि ईद में अगर हम चिमटा ले लेते हैं तो दादी को उंगली रोटी के तवे से उतारने में नहीं जलेगी। देखिए ये बच्चे का कितना बड़ा सोच है। अगला है, गांव से ईदगाह कितने कोस दूर थी? गांव से ईदगाह कितना कोस दूर था? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए 2 कोस, ऑप्शन नंबर बी 3 कोस, ऑप्शन सी 4 कोस, ऑप्शन डी 5 कोस। तो आपका हो जाएगा 3 कोस था। कितना दूर था? 3 कोस था। हामिद के दोस्तों का नाम क्या क्या सब था? महमूद, नूरे, मोहसिन, यानी सब था। हामिद का ये सारा दोस्त था। क्या था? सब दोस्तें था। ठीक है। महमूद, नूरे, मोहसिन तीनों था। मेले में हामिद क्या खरीदता है? तो मेले में हामिद चिमटा खरीदता है। ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है।
ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग की टिप्पणी करता है? तो मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है, यानी 21 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? चिमटा मजबूत था, चिमटा सुंदर था, या चिमटा खिलौना जैसा था, या क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जलता था? आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। हामिद किस कहानी का मुख्य पात्र है? ईदगाह। इस कहानी का मुख्य पात्र है ईदगाह। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। सिंपल, ऊपरी का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 24 नंबर का क्या हो जाएगा? तो बाल मनोविज्ञान पर कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? अभाव एवं चुनौती बच्चों की परिपक्व बनाती है। कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरा का प्रयोग रोचक है। कहानी का अंत सुखांत है। तो यहाँ पे देखो बाल मनोविज्ञान पे आधारित है, लेकिन इनका और एक मुख्य विशेषता है कि ये जो अभाव के कारण बच्चे जो होते हैं ना, बचपन में ही परिपक्व हो जाते हैं, वो हर चीज़ को सोचना समझना स्टार्ट होता है। यानी हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना वो सही होगा। मनोविज्ञान पे तो आधारित रही है, लेकिन इसमें मुख्य जो है ना, मुख्य सबसे बड़ी बात हमें लगा कि ये जो है ना, जो बच्चे को जब चुनौती का सामना करना पड़ता है तो बचपन में ही परिपक्व हो जाते हैं, वो सब चीज़ सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो एक बड़े व्यक्ति सोचते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। फिर आप देख भी लीजिएगा। ठीक। महमूद के पास कितने पैसे थे? तो महमूद के पास मात्र और मात्र 12 पैसे थे। कितने पैसे थे? 12 पैसे थे, यानी 25 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा था? तो मात्र 3 पैसा लेवे किया था, वो 3 पैसा में चिमटे खरीद लेता है, पता है। चलिए अगला है, रमज़ान के कितने दिनों के बाद ईद आई थी? तो 30 दिनों के बाद। कितने दिनों के बाद? 30 दिनों के बाद ईद आई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है। कौन सी कहानी वंचित बच्चों की परिस्थिति पर मार्मिक टिप्पणी करती है? तो ईदगाह। क्या हो जाएगा? ईदगाह हो जाएगा। रमज़ान के महीने में मुसलमान लोग क्या रखते हैं? उपवास, व्रत, रोज़ा, कुछ भी नहीं। देखो व्रत उपवास, इसमें हम लोग क्या करेंगे? रोज़ा। क्या हो जाएगा? रोज़ा। चिमटा किसने खरीदा था? तो चिमटा जो था वो हामिद ने खरीदा था। कौन खरीदा था? हामिद खरीदा था। कौन खरीदा था? हामिद खरीदा था। ईद के दिन कौन उदास थी? तो ईद के दिन अमीना उदास थी। कौन उदास थी? अमीना उदास थी। कौन उदास थी? तो अमीना उदास थी। कौन उदास थी? अमीना। ठीक है। गदगद होने का अर्थ क्या होता? प्रसन्न होना, खुश होना। ठीक, गदगद होना, खुशी से गदगद हो जाना। ठीक है, प्रसन्न, खुशी होना, ये है। चलिए अब हम लोग जो वादा किया था कि 3 चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे? वन शॉट करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं कर्मवीर पे आते हैं। ठीक है, कर्मवीर आपका क्या है? कविता है। ठीक, कर्मवीर क्या है? आपका कविता है। तो कर्मवीर शीर्षक कविता में, कर्मवीर शीर्षक कविता में परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है। कौन? दानवीर, धर्मवीर, महावीर या कर्मवीर? तो कर्मवीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आज करना है जिसे करते उसे आज ही, किस कविता का है? तो ये है कर्मवीर का, से कविता से लिया हुआ है। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ता, किस कविता है का? तो ये कर्मवीर का है। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, यह कविता किसकी है? तो ये कर्मवीर की है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा को कर आपसे पूछ सकता है। सबका आंसर अभी तक हम लोगों ने क्या बना है? कर्मवीर ही आया ना, है ये, इसका भी क्या हो जाएगा? कर्मवीर ही हो जाएगा। कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? अंधकार, छांव या मुलायम? 5 नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है कि भाई इसको चिलचिलाती धूप को आप चांदनी बना सकते हैं। किससे? आप अपनी मेहनत से, आप अपने लगन से। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, असंभव को संभव कौन बना देता है? तो असंभव को संभव कर्मवीर बना देते हैं। ठीक है। कर्मवीर के जो कवि हैं वो कौन है? दिनकर है, प्रसाद है, महादेवी वर्मा है या हरिओध है? कौन है? तो 7 नंबर का आपका हो जाएगा हरिओध है। कौन है? हरिओध है। क्या है? हरिओध है। चलिए अगला है कि कर्मवीर कविता में किसकी विशेषता बताई गई है?
कर्मवीर की, देशद्रोही की, कायर की या दीर्घ सूत्री का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कर्मवीर का 8 नंबर का ए हो जाएगा। 9 नंबर, हीरा किससे बनता है? हम तो गड़बड़ बोल दिए। हीरा किससे बनता है? रतन से, शीशा से, कार्बन से। तो कार्बन से हीरा बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है? कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है? नदी, समुद्र, पसीना या आंसू? तो इसका क्या हो जाएगा? पसीना बहा देने की बात करता है। ठीक है, अगला है, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? तो कर्मवीर, रणवीर, सूरवीर, सत्यवीर, यानी क्या हो जाएगा इसका? कर्मवीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मवीर हो जाएगा। सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता है कौन है? तो इसमें है कर्मवीर। देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है? कर्मवीर ही हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से आपको घुमा घुमा पूछेगा, तो आपको घूमना न है। ठीक है, अगला है कि कर्मवीर कविता के आधार पर, कर्मवीर कविता के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को या फिर महात्मा गांधी को? यानी 14 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? तो सर 14 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं और इनका ताल्लुक अपना बिहार से ही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कर्मवीर की क्या पहचान है? जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हों या भाग्य के भरोसे बैठे रहते हों, या आज का काम कल पर टालते हैं या भाग्य को कोसते रहते हैं? तो भाई कर्मवीर की क्या पहचान है? जो कर्म के प्रति निष्ठा होता है, जो काम करते हैं फल की चिंता नहीं करते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने काम को ही सब कुछ मानते हैं, यही तो कर्मवीर की पहचान है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन है हो जाएगा 15 नंबर, क्या हो जाएगा? खड़ी बोली में क्या हो जाएगा? 15 नंबर का हो जाएगा आपका खड़ी हिंदी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की कैसी निष्ठा के उसके सफलता का निर्धारण करता है? व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है? कर्म के प्रति, दायर हित के प्रति, अपूर्ण के प्रति और पश्चाताप पूर्ण के प्रति? 16 नंबर क्या हो जाएगा आपका? कर्म के प्रति। व्यक्ति तभी निष्ठा, निडर और सफलता का हकदार होता है जो अपने कर्म के प्रति जागरूक होते हैं, जो अपने काम को ही सब कुछ मानते हैं। ठीक है, कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं? तो वो पर्वतों को काट करके क्या बनाते हैं? तो वो सड़क बना देते हैं। ठीक है, जिसका जीता जागता उदाहरण बिहार के क्या है, कौन है? तो उसका नाम क्या है? तो जिन्होंने पहाड़ को काट करके भी रास्ता बना दिया, सड़क बना दिया, समझ? तो ये होता है काम के प्रति निष्ठा। वीर भीर में वीर, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, वीर भीर में क्या नहीं दिखता है? तो वो वीरता, मर्दानगी, कला कौशल या पत्थर? क्या हो जाएगा? तो 18 नंबर का हो जाएगा आपका वीरता। क्या हो जाएगा? वीरता हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। कर्मवीर कांच को क्या करके दिखा देता है? रतन, शीशा, कार्बन या पत्थर? 19 नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं, झूठी कल्पना का हवाई महल बनाते हैं, या हीरे का कोयला बनाते हैं, या कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिलचिलाती धूप को जो चांदी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो भी? खाली जगह पे क्या हो जाएगा? तो खाली जगह पे हो जाएगा शेर की भी सामना, शेर का भी सामना। ठीक है, जब काम पड़ जाए जब, तो वो शेर का भी सामना करने का जिगर रखता हो, हिम्मत रखता हो। ठीक है, चलिए 22 नंबर है, परिश्रम के द्वारा
मनोवांछित लक्ष्य परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? कर्मवीर, परिश्रम नहीं करने वाला, ईश्वर पर भरोसा करने वाला, या दूसरों पर आश्रित रहने वाला। तो 22 का क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है, पर्वतों को काट कर बना देते हैं सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हुए। उपर्युक्त दोहा जो है वो उसका रचनाकार कौन है? तो ई वही कर्मवीर के बारे में बोला है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, सपूत शब्द का अर्थ क्या होता है? 24 का क्या हो जाएगा? तो 24 का सर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना, सी हो जाएगा। सपूत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो कर्मवीर के लिए हुआ। हाँ सही तो हम बोल रहे थे संजय, तो कर्मवीर के लिए क्या हुआ? यूज हुआ। 24 में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? मरुभूमि में नदियाँ कौन बहाता है? मजदूर, नेता, चापलूसी करने वाला या कर्मवीर? तो कर्मवीर हो जाएगा। ठीक है, आज के काम को कल पर कौन नहीं टालता है? तो कर्मवीर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कर्मवीर हो जाएगा। 26 का भी क्या हो जाएगा? आज के काम को कल पर टालने वाले को क्या कहते हैं? ओह सॉरी हम तो उल्टे समझ लिए। ठीक है, हम सोचे क्या, तो इसीलिए बोले हम कम से कम पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए तब आंसर करना चाहिए। हम सोचते हैं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, जल्दी जल्दी में कर दिया। आप ऐसे गलती मत कीजिएगा। आज के काम को कल पर टालने को कहते हैं, कर्मवीर थोड़ी कहते हैं। कर्मवीर कहता है कि आज का काम को आज ही करो, अभी करो, कल पेमेंट टालो। ये करते हैं दुर्गसूत्री वाला लोग, जो सोचते हैं कल कर लेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर 26 का क्या हो जाएगा? तो 26 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है यार, बस लास्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 जो है, पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है? तो पर्वत का पर्यायवाची जो होता है वो आपका क्या होता है? तो सर पर्वत का जो पर्यायवाची होता है वो हमारा गिरी होता है। क्या होता है? तो सर गिरी होता है। क्या होता है? गिरी होता है। ठीक, अगला है, कर्मवीर धन संग्रहण करता है, घूस लेकर, चोरी करके, लूट कर या परिश्रम। तो परिश्रम करके वो धन ग्रहण करते हैं, संग्रहण करते हैं, जमा करते हैं। तो आई होप आपको जो ये क्वेश्चंस कराया गया चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 3 तक, यानी तू जिंदा है तो ज़िंदगी के जीत पर यकीन कर, ईदगाह, उसके बाद कर्मवीर, आपको बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछते भी है मैट्रिक में। ठीक है, तो आपको हिंदी में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि 23 चैप्टर है, हम कोशिश करेंगे 3-3 चैप्टर करके आपको 1 शॉट प्रोवाइड कर देंगे। आप इन्हीं 1 शॉट को कर लीजिएगा ना, तो हमें नहीं लगता कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।